टॉपिक हम जनरली डिस्कस करते हैं जियोलॉजी में, भूगर्भ विज्ञान में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। ज्योग्राफी में हम केवल अर्थ सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जब हमें ये पता होगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, तभी हम ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में आउटर सरफेस पर क्या होता है। वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में। आरंभ में अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियल स्टेज में जो अर्थ थी वो एक मोल्टन फॉर्म में थी, जैसे कि आपका कोई वैक्स का रख लो आप किसी ग्लास में। अब क्या होगा, जो जैसे ही आपका सन से डिस्टेंस बढ़ेगा तो होगा ये कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो पहले ठंडा होगा, तो ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में आएगा, लेकिन अंदर तो अब भी हीट है, तो अंदर वाला मोल्टन यानी पिघले हुए पार्ट में रहता है। ये बात समझ लो। तो पृथ्वी भी पहले बाहर से ठंडी हुई तब जाकर अंदर से। तो आज भी पृथ्वी का बाहर वाला भाग तो ठोस है, सॉलिड फॉर्म में है, बट द इंटीरियर पार्ट इज फाउंड इन मोल्टन स्टेज, और यू कैन से विद हाई टेम्परेचर, यानी ज्यादा तापमान है वहां होगा। तो आगे होता क्या है देखो, अब अर्थ के अंदर इतनी एनर्जी है और बाहर वाला पोर्शन है वो सॉलिड फॉर्म में, तो ऐसे अलग अलग लेयर बनती जाएंगी हमारे यहाँ, यानी कोई सॉलिड है, अंदर जाने पर थोड़ा कम सॉलिड, फिर ऐसे करके आपका मोल्टन वगैरह स्टेज आपको मिलेगी। तो ये चीजें हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के बारे में जाने कैसे, कि है क्या पृथ्वी। तो अर्थ के बारे में अगर जानने की बात की जाए तो आपको अगर अर्थ को मैं दे दूं, लॉजिकल की बॉल है उसको दे दूं, तो अब क्या सोचोगे, कैसे पता करोगे भाई। पृथ्वी में देखो सीधी सी बात यह है कि ये छोटी बॉल तो है नहीं, इसका जो रेडियस है वो है अप्रोक्स 6400 यानी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है अप्रोक्स। अब वहां के बारे में जानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पहला काम जो किया वो किया स्वेस महोदय ने। अब आपको पता है हमारे यहाँ मीटियोराइट गिरते रहते हैं, उल्का पिंड, और वो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, नहीं खगोलीय पिंड है, जैसे पृथ्वी बनी वैसे वो बने होंगे। तो हम क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों को देखते हैं इनके अंदर क्या है, वैसे ही पता कर लिया जाए कि पृथ्वी भी ऐसी ही होगी। तो सबसे पहला जो सोर्स था वो थे हमारे मीटियोराइट्स, यानी उल्का पिंड, जिससे पता किया गया कि अर्थ कैसी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एविडेंसेस की बात हुई, स्रोतों की। तो दो मेनली एविडेंस थे, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, जिसका सीधा आपका रिलेशन अर्थ से होता है, डायरेक्ट अर्थ सरफेस से। तो उसमें हम पहला पार्ट वही कि कोई बॉल मैंने आपको दिया, बोला कि देखना इसके अंदर क्या है, तो आप क्या करोगे, उसको काटोगे, यानी डिगिंग। हमने पहला ये कुल्हाड़ी भी ज्यादा समझ थी नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो हमने वही फावड़े कुदाल से यानी कि ड्रिलिंग मशीन से माइनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन माइनिंग करते हुए मैक्सिमम जो हम माइन कर पाए वो कर पाए केवल 12 किलोमीटर तक, आर्कटिक के कोला पार्ट में। उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रूमेंट, जो औजार थे वो पिघलने लगे, ज्यादा टेम्परेचर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 12 किलोमीटर तो एक कितना हुआ, 6400 किलोमीटर में कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं था। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन की बात की कि ज्वालामुखी जो निकलते हैं, हमें लगा कि जो मैग्मा, जो आपका लावा बाहर आता है वो अंदर से आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अलग अलग डेप्थ थी, कहां से आता है इसके बारे में पता नहीं किया जा सकता था। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट सोर्स पर आए हम लोग, अप्रत्यक्ष। जब प्रत्यक्ष नहीं चलते तो बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। हम टेम्परेचर से पता किया कि भाई अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और ग्रेविटी तो हर जगह अलग अलग मिली। आज इंडिया में कुछ और मिली, थोड़ा चाइना की और कुछ और मिली, तो ये ग्रेविटी में जो डिफरेंस देखा हमने, तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि पृथ्वी एक जैसे मटेरियल से तो बनी नहीं है। तो लेकिन अब भी ये नहीं पता चला कि कहां पर क्या है, किस फॉर्म में है, कैसा मटेरियल है।
आज जो हमारा मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है दैट इज अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स। भूकंप विज्ञान ही वो आपका ऐसा सोर्स है जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के अंदर क्या है। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात की जाएगी सिस्मिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक। अब इनके बेस पर अर्थ को बांटा गया मेनली तीन पार्ट में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर को फर्दर आउटर कोर और इनर कोर में हमने बांटा। अब देखो सिस्मिक वेव्स के बारे में जानने के लिए कि ये है क्या, करती क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जहां पर आपका अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, बनता है भूकंप, उसे बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। उसके बिल्कुल वर्टिकल ऊपर 90 डिग्री में होता है एपिसेंटर, और उससे वेव्स इधर उधर फैलती है, उसको ही बोला गया आपका ये सिस्मिक वेव्स की जो मैंने बात की। अब यहाँ पर होता क्या है इनके बारे में, तो देखो ये सिस्मिक वेव्स मेनली दो टाइप में कैटेगराइज की। अगर सामने देखो तो कुछ वेव्स हैं जो अर्थ के अंदर चल रही हैं यानी बॉडी पार्ट में, इनको बोला गया बॉडी वेव्स। और जो ये बॉडी वेव्स जब सरफेस से टकराएंगी तो सरफेस को हिला देंगी, तो सरफेस पर मूवमेंट करेंगी, तो उसे बोला गया सरफेस वेव्स। तो क्लियर है, जो इंटीरियर पार्ट में चले तो बॉडी वेव्स, और बाहर टकराकर जो जनरेट हो तो उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो ये दो प्रकार की थी। बॉडी वेव्स को हमने पी एंड एस में कैटेगराइज किया, सरफेस को एल और आर, दो वेव्स। तो जैसा मैंने बताया कि बॉडी वेव्स जो केवल इंटीरियर पार्ट में चलती है और सरफेस पर जो जनरेट होती है उसे बोलते हैं सरफेस यानी धरातलीय तरंगें। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं पी और एस क्या है। तो सरफेस वेव्स याद रखना कि पी और एस जब टकराई तभी बनी एल और आर। ये पी और एस का धरातल पर टकराने के बाद बना हुआ रूप है। अब यहां देखो, ये पी वेव्स। पी वेव्स होती हैं एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल टाइप की, यानी अनुदैर्ध्य प्रकार की, तीर की तरह चलती है। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन है, कोई भी वर्टिकल मूवमेंट इनमें नहीं होता। तो तीर की तरह चलेगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो ज्यादा एनर्जी है आपकी, ये इसी कारण पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से निकल सकती है, आपकी साउंड वेव्स की तरह बिहेव करती है ये आपकी। ये इसकी आपकी मेनली डिफरेंस था आपका, यानी समझ गए ना पी वेव्स क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल है और तीनों मीडियम से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए एस वेव्स, एस है ट्रांसवर्स, पेंडुलम की तरह। ट्रांसवर्स यानी वर्टिकल मूवमेंट भी है, केवल हॉरिजॉन्टल ही नहीं। तो इसमें क्या है कि पावर कम हो जाती है, इसलिए इनकी जो स्पीड है वो आपकी पी वेव से कम है, और इसीलिए केवल सॉलिड पोर्शन से तो निकल पाती है, बाकी किसी भी मीडियम से ये नहीं निकल पाती, तो केवल ठोस माध्यम से गुजर पाती है। ये है हमारी एस वेव्स। जब पी एस धरातल से टकराई तो एल बनती है। देखो ये झिगझैग वे में चलता है, सांप की तरह। ये भी ट्रांसवर्स ही होती हैं आपकी, लेकिन ये सरफेस पर चलती है और कहीं नहीं। इसके बाद है ये रेले वेव्स, जिसको आर वेव्स कहा गया। ये एक मेट को जैसे ऐसे झटक देते हैं ना, ऐसे बनती है। तो ट्रांसवर्स है, सबसे ज्यादा डैमेज हमारा इनके कारण ही होता है पूरी अर्थ पर। ये बात आप याद रखना। तो स्पीड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पी की, फिर एस की, फिर एल की। डैमेज की बात की जाए, नुकसान सबसे ज्यादा आर करेगा और एल। पी और एस डैमेज नहीं करती, केवल डैमेज करेंगी सरफेस वेव्स एल और आर की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहां पर क्लियर होती है। अब हम एक क्वेश्चन और अब सामने आता है कि एक्चुअल में हम कैसे इंटीरियर के बारे में पता करें कि पृथ्वी के अंदर सॉलिड लिक्विड कैसा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये हमने बात कर ली कि कैसे पता किया हमने आंतरिक भाग के बारे में। तो इसके बेस पर पृथ्वी को तीन पार्ट में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और दी कोर। क्रस्ट आउटर मोस्ट पार्ट था। इन क्रस्ट में देखो है क्या, सामने देखो। क्रस्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल। जो आपको सामने पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके ऊपर एक
पतली सी लेयर है नीचे ओशियंस के नीचे, उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं हम लोग। अब नीचे अगर बात की जाए तो 100 किलोमीटर तक के पार्ट को बोला जाता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों को इंक्लूड करते हैं, याद रखना, क्रस्ट भी और अपर मेंटल भी। 100 से 400 किलोमीटर का पार्ट है लिक्विड भाई। इस लिक्विड पोर्शन को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। दुर्बल इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत कम हो जाती है लिक्विड मीडियम में पी वेव्स की, इसलिए एस्थेनोस्फीयर। उसके बाद बात की जाए तो ऐसे मेंटल आउटर कोर और इनर कोर। देखो लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन आउटर कोर आपका जो आपको देखो यहाँ से डेप्थ आप देख ही लोगे कि कितनी है, 2900 किलोमीटर तक। तो आउटर कोर जो है वो है लिक्विड फॉर्म में, लिखा भी है सामने, तरल है। लेकिन इनर कोर है सॉलिड में, ठोस में। ऐसा क्यों? होता क्या है, टेम्परेचर है जो आपका वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ। मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा जाए तो वो इनर कोर में ही है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आउटर कोर में है 5000 डिग्री सेल्सियस, फिर भी लिक्विड में। ऐसा क्यों? होता क्या है? इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि सारा जो अर्थ का प्रेशर है वो लगा हुआ है आपका इनर कोर पर। आपको पता ही है कि भाई अगर आपका गैस को प्रेशराइज करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। घर में एलपीजी सिलेंडर देखे ही है, गैस होता है लेकिन पानी की तरह हिलता है क्योंकि प्रेशराइज किया है। लिक्विड को प्रेशर में करोगे तो सॉलिड हो जाएगा, तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करता है इंटेंस प्रेशर की वजह से। ये बात मेरे हिसाब से आप समझ गए कि ऐसा क्यों है। और ये बात और याद रखना, हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनर कोर की वजह से है आपका। और ये ठंडा इसलिए नहीं होता, सॉलिड है लेकिन ये कूल नहीं होता कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, वो डिके होते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, इसीलिए आपका ये कभी भी ठंडा नहीं होता है। ये बात आप याद रखना। ओके, आगे हम बढ़े। ये लेयर्स आप सामने दिख रहे हो, इनके बारे में देखो हम बाद में बताऊंगा। यहां देखो आप लोग, मैंने बताया टेम्परेचर डेप्थ के साथ गहराई के साथ बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है गहराई। तो मैक्सिमम डेंसिटी कहां हुई? इनर कोर में 13.6 समथिंग होती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और डेंसिटी सामने कहां? कोर में मिलेंगे। अब ये देखो सामने आपने देखा बहुत सारी लेयर है, इन लेयर को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज। अब डिसकॉन्टिन्यूटी होती क्या है? तो डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो डिसकॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं कि भाई किसी भी लेयर की जब केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है उसे डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। यानी होमोजीनियस मिक्सचर न होकर हेट्रोजीनियस हो जाता है। यानी पृथ्वी की सभी लेयर में एक जैसे मटेरियल नहीं है। सियाल सीमा निफे आपने पढ़ाई है, सिलिका एल्यूमिनियम अलग है, सिलिका मैग्नीशियम अलग है, तो वो ये अलग अलग करती है डिसकॉन्टिन्यूटी। तो होता क्या है, ये एक लेयर को दूसरी लेयर से सेपरेट करती है, तो 5 डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो अगर मैं बताऊं तो ये है हमारी 5 डिसकॉन्टिन्यूटी। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में है कोनार्ड, क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ये अलग करती है, ये बात याद रखना। उसके बाद लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है मोहरोविक, मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं इसको। फिर अपर मेंटल को लोअर मेंटल से करती है रेप्टी, लोअर मेंटल को आउटर कोर से करती है गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग से नीचे आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है लेहमैन। देखो अलग अलग कंपोजिशन है इनमें, तो इसीलिए आपका ये लेयर अलग कर दी, और जो अलग करते हैं उसे डिसकॉन्टिन्यूटी। होता क्या है, सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है वो यहाँ पर बदल जाती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, इसलिए इन्हें डिसकॉन्टिन्यूटी के रूप में पहचाना गया है। तो मेरे हिसाब से अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्लियर है आपको, 5 डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहां से एक छोटी सी बात और ये आती है कि अर्थ के इंटीरियर में सिस्मिक वेव बिहेव कैसे करती है। तो ये देखो, एपी सेंटर से जब आपका पी और एस वेव्स चलती है, तो आपको पता है पी वेव्स तो तीनों मीडियम को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती हैं, डेंस से रेयर में, तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। देखो मुड़ी हुई, ये पीले कलर की जो येलो है ये है पी, लेकिन जो ब्लैक वाली है वो है एस, और एस वेव्स केवल सॉलिड मीडियम को क्रॉस करती है। तो आप देखोगे तो ये मेंटल को तो क्रॉस कर गई, आउटर कोर पर ये पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि इसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगी।
उसमें केवल गई है पी वेव्स, लेकिन रिफ्रैक्शन से 105 डिग्री से 140 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच एंगल ऐसा बचा जहां कोई भी वेव्स नहीं पहुंच पाई, उसको अर्थक्वेक शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखना आप लोग। और ये अर्थक्वेक शैडो जोन पी और एस दोनों वेव्स का शैडो जोन होता है, लेकिन 140 से आपका 140 के बीच दोनों ओर केवल एस वेव्स का शैडो जोन है, पी वेव्स का शैडो जोन नहीं है। ये बात याद रखना। और ये ना एपिसेंटर कहीं भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि जिसमें जैसे में दिखाया है कहीं भी होगा, वहीं से उसको जीरो मानकर एंगल ले लेना है 105 डिग्री और 140 डिग्री। तो यहां से आप जान लोगे कि भाई कैसे आपका कहीं पर शैडो जोन बनेगा। तो ये इंटीरियर की बात है। तो आप समझो कितना आपका हैरानी करने वाली चीजें थी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। थैंक यू।